अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले जानिए रुद्रप्रयाग के बसु केदार से आती लैंडस्लाइड की ये बड़ी खबर, जहां से इस खबर की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपदा प्रभावित ताल जामन गांव, पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर बोल्डर लैंडस्लाइड यहां पर होकर नीचे आए हैं। पहाड़ी से भरभरा कर देखिए बड़ा हिस्सा नीचे जहां गिरा है, वहां पर ये गांव था जिसे समय रहते ही खाली करा लिया गया। तस्वीरें ये सोमवार की है। पहाड़ी से भूस्खलन हुआ। बसु केदार इलाके में पिछले दिनों से लगातार आपदा की खबरें आ रही हैं। इसके बाद ये गांव, जहां पर इसे पहले ही गनीमत रही कि खाली करा लिया गया, वरना भारी नुकसान होता। सोमवार को देखिए यहां पहाड़ी दरकी है, लैंडस्लाइड हुआ है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे धरासू नालूपानी के पास में 20 घंटे से बंद है। पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर हाईवे की ओर गिर रहे हैं और इसी वजह से हाईवे हेलगुगाड थिराग के पास में पिछले 3 दिन से बंद है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यात्री और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंद हाईवे को खोलने का काम जारी है। प्रदेश में कई हफ्तों की बारिश के बाद उत्तराखंड समेत दूसरे हिमालयी राज्यों को बारिश से राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने जो अब डेटा कलेक्ट किया है मौसम का, उसमें यही दिख रहा है। उत्तर पश्चिम खुश्क हवाओं का एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, जिसके आधार पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि धूप खिलने को अब जा रही है। माना जा रहा है कि मौसम अगर शुष्क रहता है तो पहाड़ों को लैंडस्लाइड्स के साथ ही दूसरी दिक्कतों से निजात मिलती है। देखिए, इस बार आपदा ने सबसे ज्यादा गहरे जख्म उत्तरकाशी जिले को दिए हैं। 93 लोगों की मौत हुई है। 4 धाम यात्रा भी इससे प्रभावित हुई है। बीते 1 महीने से हाईवे बंद होने से यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री धाम लगातार यहां से यात्रा प्रभावित होती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। चार धाम यात्रा हजारों लोगों की आजीविका का साधन है। आपदा में जन धन की हानि तो हुई ही, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा को भी चौपट कर दिया। हालात ये है कि 5 अगस्त के बाद से गंगोत्री धाम एक भी यात्री नहीं पहुंचा, तो यमुनोत्री धाम यात्रा भी 18 अगस्त से बंद पड़ी है। चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। वो भी तब जब 22 अक्टूबर को दोनों धामों के कपाट बंद हो जाएंगे। हालत ये है कि धराली आपदा के बाद 5 अगस्त से गंगोत्री हाईवे बहाल नहीं हो पाया, तो 18 अगस्त से यमुनोत्री हाईवे भी बंद पड़ा है। सड़कें खुल भी गईं तो यात्रा अपनी रफ्तार से पटरी पर लौट पाएगी, इसकी उम्मीद कम है। अभी यात्रा की जो स्थिति है बहुत खराब है। 2013 में जो आपदा आई थी उससे भी ज़्यादा विकट स्थिति आज की है, और तब से एक भी यात्री गंगोत्री धाम में नहीं पहुंचा है। गंगोत्री और यमुनोत्री का मार्ग, गंगोत्री का मार्ग जहाँ तक बात है, हमने 10 दिन पहले पूरी तरह से मार्ग खोल दिया था और रोड बीआरओ के पास है। बीआरओ द्वारा उसमें काफ़ी परिश्रम किया गया, काफ़ी प्रयास किया गया। रास्ता खुला हुआ है वर्तमान में, लेकिन रास्ता जो खुला हुआ उसमें अभी कई पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे खतरा ज़्यादा है, इसलिए यात्रा को अभी पूरी तरह से नहीं खोला गया है। गंगोत्री हाईवे कई जगह भी खतरनाक बना हुआ है, तो यमुनोत्री हाईवे जंगल चट्टी में 200 मीटर लंबाई में पूरी तरह वॉश आउट हो गया है। यहाँ पर पहाड़ काटकर नए सिरे से सड़क बनाने का काम जारी था, लेकिन इस बीच जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर पहले दुर्बिल में भारी लैंडस्लाइड होने के कारण हाईवे बंद हो गया, जिसे अभी भी बहाल नहीं किया जा सका है। भाई को चालू रख, चलते रहो। हालांकि एनएच विभाग ने 11 सितंबर तक रोड बहाल करने का दावा किया है। उस बारिश के कारण उससे करीब 8 किलोमीटर आगे जंगल चट्टी, वहाँ पे 200 मीटर का जो रोड का पोर्शन था पूरा ही जो है नदी में चला गया, वॉश आउट हो गया। इस कारण से जो है वहाँ पर पूरा रोड को हमें एक लगभग अलाइनमेंट उसका हिल साइड करते हुए पूरी चौड़ाई में कटिंग करनी पड़ रही है, जिसमें थोड़ा समय लग रहा है।
गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे यात्रा के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों गांवों की रोड कनेक्टिविटी के लिए लाइफलाइन का भी काम करती है। दोनों हाईवे के बंद पड़े होने से सैकड़ों गांव भी अलग थलग पड़े हुए हैं। ऐसे में सबकी निगाहें मौसम पर टिकी हैं ताकि बारिश थमे, सड़कें बहाल हों और एक बार फिर जनजीवन पटरी पर लौट सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। काशीपुर के शिरोमणि गुरुद्वारे में नगर कीर्तन का कार्यक्रम आयोजन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे। और देखिए, मुख्यमंत्री धामी ने भी यहां पर मत्था टेका। मुख्यमंत्री ने सिख गुरुओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं। चमोली में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे का निर्माण होने वाला है, तो वहीं रोपवे बनने के बाद हेमकुंड की कठिन यात्रा आसान हो जाएगी। हम देवभूमि उत्तराखंड में भी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.5 किलोमीटर रोपवे का निर्माण करने की दिशा में आगे कार्य कर रहे हैं। और इस रोपवे के निर्माण के होने के बाद हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो यात्रा एक कठिन यात्रा होगी। आप सबको पता है, हेमकुंड साहिब जाना कठिन यात्रा है। बिना संकल्प के वहाँ जाना आसान नहीं है। और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए तो और भी अत्यधिक कठिन हो जाता है। अब आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हेमकुंड जाने वाले रोपवे का निर्माण होने जा रहा है, उसके होने के बाद जो यात्रा 3-4 दिनों की यात्रा होती थी, कठिन यात्रा होती थी, वो यात्रा मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। मात्र 45 मिनट में। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा 1947 के विभाजन का दर्द झेलने वाले शहीदों की स्मृति में विभीषिका स्मृति निर्मल का स्थल का निर्माण भी कराया जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग शाम के 5 बजे तक होनी है। शाम 6 बजे वोटों की गिनती की जानी है। उत्तराखंड से सांसद महेंद्र भट्ट, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अजय भट्ट, नरेश बंसल ने भी देखिए मतदान किया है, वोट डाला है। आपको बता देते हैं, एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा। बीजेडी और बीआरएस ने इस चुनाव में वोट नहीं डालने का ऐलान किया है। कांग्रेस इन दिनों नए जिलाध्यक्ष को चुनने की कवायद में है। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी कैडर बेस्ड पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में इन दिनों जिला अध्यक्षों का सिलेक्शन चल रहा है। 25 सितंबर तक नए जिला अध्यक्ष घोषित होने की उम्मीद है। कांग्रेस जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को खोजकर जिला अध्यक्ष बनाना चाहती है। मतलब जिस तरह बीजेपी कैडर पर काम करती है उसी तरह, लेकिन जिस कांग्रेस में हमेशा लीडर बेस्ड यानी नेता के नाम पर राजनीति होती हो, वहां ये काम आसान नहीं। ऐसे में बाहर से आए ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट पर जिला अध्यक्ष चुन भी लिए गए, पर क्या वो उसी तरह पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर काम कर पाएंगे जैसा सिस्टम बीजेपी में फॉलो होता है? क्योंकि मैं स्वयं जब बना था, मैं तब से कैडर पे काम कर रहा हूँ, और मेरे लिए जो सर्वाधिक नाराजगी का कारण बन रहा है पार्टी में, वो यही है कि मैंने कैडर पे काम किया। मैंने जो अपकमिंग लीडर्स थे, एनएसयूआई, यूथ, महिला कांग्रेस से जो आए हुए हमारे लोग थे, जो हार्डकोर कांग्रेस थी, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जो नवसंकल्प में हमारे को निर्देश थे, उसका पालन किया। मैंने ये नहीं देखा कि कौन मेरा है कौन पराया है। कांग्रेस में कार्यकर्ता नेताओं के नाम पर बटे होते हैं। ऐसे में सब नेताओं के समर्थकों को पार्टी पहले की बात समझाना आसान नहीं। वहीं नेताओं के गुटों में बटी कांग्रेस में अगर प्रदेश अध्यक्ष को अपने हिसाब से जिला अध्यक्ष या कहें टीम नहीं मिली तो फिर क्या होगा? कहीं कैडर वाली बात कांग्रेस के लिए नई मुश्किल न बन जाए। लोग नीचे से कार्यकर्ता जिनको चाहता है, कार्यकर्ता जिनकी लिए बात कर रहा है, वो लोगों को चांस पहले मिले। क्योंकि बहुत सारे जगह पुराने समय में ऐसे होता था कि कार्यकर्ताओं की बात अलग होती थी और जो नेताओं की बात अलग होती थी।
तो ये जो ऑब्जर्वर सिस्टम बना है वो पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं की आवाज को इकट्ठा करके एआईसीसी को सामने रखेगा और एआईसीसी प्रदेश नेतृत्व के साथ मिलकर फिर डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष का फैसला करेंगे। राहुल गांधी के प्लान के मुताबिक कांग्रेस को लीडर के बजाय कैडर बेस पार्टी बनाने की तैयारी है। मतलब जहां पार्टी की वजह से नेता हैं, नेता की वजह से पार्टी नहीं। और इसका पहला प्रयोग जिला अध्यक्ष चुनने में हो रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून के मोहब्बे वाला इलाके में एक बेकाबू ट्रक कार के शोरूम में जा घुसा और हादसे के दौरान ट्रक दीवार तोड़ते हुए शोरूम के अंदर जा घुसा। कई गाड़ियां उसकी चपेट में आई हैं। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी मची है। स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े हैं। सूचना पर पहुंची है पुलिस की टीम भी मामले की जांच कर रही है। उधर देहरादून में एसटीएफ ने 84 लाख की हेरोइन के साथ ही बरेली के तस्कर को गिरफ्तार किया। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के जोगीवाला बैरियर के पास में ही ये तस्कर पकड़ा गया है। चेकिंग के दौरान इसको पकड़ा गया है और इसके पास से 278 ग्राम हेरोइन भी पकड़ी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के बॉर्डर इलाके में पढ़ाई के लिए हर रोज स्कूल जाने के लिए बच्चों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। यहां मासूम बच्चे हर दिन उफनती नदी पार करके स्कूल पहुंचते हैं। देखिए रिपोर्ट। किस तरीके से अपनी जान का जोखिम रोजाना उनको उठाना पड़ता है, ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं। बच्चे अब इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पानी है, जो उफान है, वो थोड़ा कम हो कोल्लू नदी का, तो वो अपने घरों को जाए। तो इस तरीके से रोज़ की ये जद्दोजहद रहती है। शिक्षा पाने की लगन अगर सच्ची हो तो कोई मुश्किल रोक नहीं सकती। ऐसा ही मामला कोटद्वार से सामने आया है, जहां कई गाँव में बच्चों की पढ़ाई आजकल किसी जंग से कम नहीं है। रोजाना बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर उफनती कोल्हू नदी को पार करना पड़ता है और थोड़ी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई पुल है और ना ही सुरक्षित रास्ता। ऐसे में बच्चों को हर दिन उफनती नदी को पार करके ही स्कूल जाना पड़ता है। हमें स्कूल जाने में रोज परेशानी होती है, नदी का सामना करना पड़ता है। कभी कभार हमारे टेस्ट वगैरह भी रुक जाते हैं। अच्छा, पानी जब आ जाता है बड़ा तो फिर क्या करते हैं? स्कूल जाते हो या घर चले? नहीं, घर में रहते हैं। तब फिर नहीं जाते स्कूल? नहीं। जान जोखिम में डाल के बच्चे रोज स्कूल छोड़ने आना पड़ता है। नदी पार करके रोजाना बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है और पानी ज़्यादा होने की वजह से फिर छुट्टी भी हो जाती है। इतनी 6-7 किलोमीटर से पीछे से चल के आते हैं। यूपी से लगे बॉर्डर इलाके में स्कूल ना होने के चलते सैकड़ों बच्चे पढ़ाई और स्कूल जाने के लिए बारिश के मौसम में नदी के उफान के बीच हर रोज ऐसे ही नदी को पार करते हैं और स्कूल जाते हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के इलाकों को इन दिनों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार जो बारिश पहाड़ों में हो रही है, उससे जो कोल्हू नदी है वो उफान पर है और ये जो बॉर्डर इलाके के जो गांव के जो ग्रामीण हैं, जो कोटद्वार और आसपास के जो क्षेत्रों के स्कूल हैं, उसमें पढ़ने के लिए आते हैं। ये छोटे बच्चे हैं, अपने पैंट को ऊपर करके हाथों में अपने शूज़ और चप्पलों को लेकर नदी को क्रॉस कर रहे हैं और ये रोज़ाना की उनकी मशक्क़त रहती है। सुबह जिस समय स्कूल आते हैं तो इसी तरीके से रोज़ाना ही वो रोज़ इस जद्दोजहद में रहते हैं कि अगर पानी ज़्यादा हुआ तो वो स्कूल जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो कहा जा सकता है कि जो ग्रामीण हैं, साथ ही स्कूल के जो बच्चे हैं, वो रोज़ाना अपनी जान का जोखिम उठाते हैं और मांग की जा रही है कि कोल्हू नदी पर जो पुल है वो बनाया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सके। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल। उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग जारी है और इस वक्त आपको बताएं कि 10 बजे से जो वोटिंग हुई है उसमें सबसे पहले पीएम मोदी ने वोट डाला। इस समय भी वोटिंग चल रही है। पीएम मोदी के बाद देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला है। शाम के 5 बजे तक वोटिंग होनी है और आज ही उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब आज देश को उपराष्ट्रपति मिल जाएगा।
और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज सीपी राधाकृष्णन या फिर बी सुब्रमण्यम स्वामी में से एक देश का नया उपराष्ट्रपति होगा। तो सीपी राधाकृष्णन या बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में इस समय मुकाबला चल रहा है और वोटिंग प्रक्रिया जारी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाने हैं। 6 बजे नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि देहरादून में हिमालय दिवस पर कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम में महानता का परिचय हमें महाभारत के वन पर्व में भी देखने को मिलता है, जहां देवताओं ने इसे अपना सदन बनाया है और वे सदा यहां निवास करते हैं। भाइयों बहनों, हिमालय केवल हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि विज्ञान की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी पर जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी बहुत केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसके बारे में अभी आदरणीय अनिल प्रकाश जोशी जी ने, किशोर उपाध्याय जी ने, और मैं समझता हूं पहले के वक्ताओं ने भी बहुत सारी बात रखी होगी। आज पूरा दिन आपको हिमालय 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 हम सबके मन में भर जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज मैं और अभी किशोर उपाध्याय जी एक कार्यक्रम से आ रहे हैं, तो ये केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया है कि 2 तारीख को हम क्या करेंगे। अभी यहां से बोल रहे थे ना, आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं लग रहा है। एक बार जोर से बोलिए, कौन सा दिवस होगा। थोड़ा भाई साहब भाषण सुनते 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 मुझे लग रहा है कि चैतन्यता थोड़ा सा कम हुई है। इसलिए थोड़ा चैतन्यता भी होनी चाहिए ना। तो एक बार ताली तो बजाइए आप लोगों को चैतन्य करने के लिए। हम सब भूल गए हैं, हम लोग थोड़ी देर में हिमालय में ही हम लोग खो गए हैं। इस समय हिमालय में खोना है, लेकिन चैतन्य रहना है। ऋषि मुनि भी हमारे साधना में लीन रहते थे, लेकिन उनके चारों तरफ एक क्या था, घेरा बना रहता था, सुरक्षा कवच। तो हमारी चैतन्यता भी उस प्रकार की बनी रहनी चाहिए। तो हमने कहा कि आदरणीय जोशी जी ने कहा कि 2 तारीख को बुग्याल दिवस होगा, 3 तारीख को होगा ग्लेशियर दिवस। अब मैं बोल रहा हूं और मेरे साथ साथ आप भी बोलते रहिए। 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को नदी का दिवस, नदियों का, ठीक है। 5 तारीख को वनों का दिवस, 6 तारीख को हवा का दिवस, और 7 तारीख को मिट्टी का दिवस। 8 तारीख को हिमालय से जनजीवन, पहाड़ से मैदान तक का दिन। यानी कि जो हिमालय है वो सबसे महत्वपूर्ण है, पहाड़ से मैदान की ओर। जो प्रकृति का संरक्षण हो रहा है पहाड़ से, वो मैदान को फायदा कर रहा है, मैदान के लिए जरूरी है। कोई ये ना सोचे कि वहां चेपड़ों में बादल फट रहा है, भूस्खलन हो रहा है, कई घर उसमें समा गए हैं, धराली में आपदा आ गई है, पूरा धराली उसमें समा गया है, बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में आपदा आ गई है, या पौड़ी के सैंजी गांव के आसपास के क्षेत्र में आपदा आ गई है। तो मैं तो देहरादून में बैठा हूं, मैं देहरादून में बैठी हुई हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मुझे क्या हो रहा है जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बहुत पड़ता है। अगर वो सुरक्षित नहीं है तो एक न एक दिन हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये भाव हमारे मन में आना चाहिए। जब ये भाव हमारे मन में आएगा तो हम हिमालय के, प्रकृति के, नदियों के, जल के, हवा पानी सबके संरक्षण के लिए हम काम करेंगे। और छोटी छोटी आदतों में, दिनचर्या में, रोज के दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग भी करेंगे और लोगों को भी हम इस दिशा में प्रेरित करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि इस वर्ष हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके बारे में अभी डॉक्टर जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि
पूरे ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो पूरे हिमालय पर पड़ रहा है। देखिए हमारे यहाँ इतनी आपदा आई है, धराली में आपदा, श्याना चट्टी में यमुना जी का जल स्तर इतना बढ़ गया वहां मलबा आने से, बादल फटने से, कि वहां झील बन गई है। और झील कितनी बड़ी बनी, इस बिल्डिंग के भी दुगने बराबर झील बन गई। भाई साहब मैं गया वहां, होटल की 3 मंजिली जो 3 मंजिल पर है वहां भी पानी भर गया। थराली में चमोली में पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। 3 तरफ को नहीं जाता तो पूरा जैसे धराली हो गया वैसे ही थराली हो जाता। वो तो जहां बादल फटा, वो बादल फटने के बाद 3 हिस्सों में बट गया। एक पीछे की तरफ को गया, एक दाहिने हाथ की तरफ को और एक सामने की तरफ को आ गया। तो तीनों भागों में बट गया। अन्यथा हमारा जो थराली क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से आपदा की भेंट चढ़ जाता। चेपड़ों में इसी तरह हुआ, कपकोट क्षेत्र में और सैजी में। सैजी गांव हमारा, इस सौरभ भी वहां पौड़ी जिले के रहने हो, तुम जानते हो सैजी? पैठाणी के पास का गांव है। भरसार से आगे जाते हैं जब, वहां से 20 किलोमीटर आगे भरसार जो हमारा विश्वविद्यालय है वहां से रास्ता बनता है। और उस तरफ इस तरफ पैठाणी, उस तरफ पीठसेन। तो वहां पर एक गांव में 22 स्थानों पर बादल फटा है और सब जगह एक सी कि ऊपर बादल फट रहा है। बादल फटते ही भर 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 जो है वो तो शोध का विषय है। एक प्रकार की आपदा, मैं आपके शोध के लिए भी बता रहा हूं, क्योंकि मैं सभी स्थानों पर लगभग मैं पहुंचा हूं। फट से बादल फटता है, ऐसा लगता है ऐसे भर से जो है नीचे कुछ भरा हुआ है और भर 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 करके पूरा मलबा आ जाता है। पूरा जितना ऊपर से जो है ऐसा आता है कि वो सब अपने साथ बहा ले जाता है। तो ये बहुत शोध का विषय है, जहां ग्लोबल वार्मिंग की बात हम लोग कर रहे हैं, अन्य बातें हम लोग कर रहे हैं।